हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान नवनीत असाइनमेंट फर्स्ट एग्जाम 2025 का विभाग नंबर सी चैप्टर नंबर 16 पहला क्वेश्चन है निजीकरण के लाभ। तो निजीकरण के लाभ जानने से पहले हमें निजीकरण की परिभाषा जाननी पड़ेगी। विद्यार्थी मित्रों, निजीकरण क्या है? तो निजीकरण अर्थात एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें राज्य के स्वामित्व का औद्योगिक साहसों की मालिक की अथवा संचालन निजी क्षेत्रों को सौंप दिया जाए, जिसे निजीकरण कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें राज्य यानी सरकार के जो स्वामित्व के औद्योगिक साहसों की मालिकी, यानी जहां जहां सरकार मालिक होता है, सरकार अपने मालिक को, सरकार अपने नियंत्रण को ज्यादातर किसी निजी क्षेत्र को सौंप दे, ये प्रक्रिया को निजीकरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो निजीकरण का अर्थात है सरकार अपने इकाइयों को किसी दूसरे को अर्थात निजी प्राइवेट सेक्टर को सौंप दे, बेच दे, उसे निजीकरण कहते हैं। राइट विद्यार्थी मित्रों, निजीकरण से क्या लाभ होता है? निजीकरण के नीति के कारण देश के उद्योग के क्षेत्र में उत्पादकीय इकाइयों की संख्या में वृद्धि हुई है। अर्थात विद्यार्थी मित्रों, निजीकरण आने से उद्योगों की संख्या में वृद्धि हुई है। अगर उद्योगों की संख्या में वृद्धि हुई है तो उत्पादन में वृद्धि हुई है, उत्पादन में भी वृद्धि हुई है, साथ ही साथ लोगों को काम भी अच्छा खासा मिल रहा है, बेरोजगारी गरीबी घटा, ये भी हम बोल सकते हैं। निजीकरण के कारण पूंजीगत और उपभोक्ता के उत्पादन में वृद्धि हुई है। निजीकरण के कारण बड़े बड़े उद्योग, पूंजीगत उद्योग यानी बहुत बड़े बड़े उद्योग, और साथ ही साथ उपभोक्ता अर्थात जो चीज हमें जरूरी है उन सब चीजों का ज्यादा प्रमाण में उत्पादन भी होता है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का निजीकरण होने से सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की कार्यक्षमता में सुधार हुआ है। एक समय ऐसा था सरकार की इकाइयां थी बट उसके अंदर कोई भी अच्छा खासा चेंजेस नहीं था। समय बदलता गया बट सरकार की इकाइयां वही पुराने जमाने की घिसी पिटी पद्धतियों को उपयोग करती थी। लेकिन जैसे ही निजीकरण आया, सरकार की इकाइयां निजी एरिया में आई, तो काफी ज्यादा इसके कार्यक्षमता में सुधार हो रहा है और देश का भी विकास हो रहा है। विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है निजीकरण की हानि। अब निजीकरण की हानि में सबसे पहले परिभाषा है। तो परिभाषा मैंने आपको बताया, निजीकरण अर्थात एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें राज्य के स्वामित्व और औद्योगिक साहसों की मालिकी अथवा संचालन निजी क्षेत्रों को सौंप जाए, जिसे निजीकरण कहते हैं। ये मैंने आपको परिभाषा पहले बता दिया है। किसी भी चीज का अगर फायदा होता है तो उस चीज का नुकसान भी तो कहीं ना कहीं से होता है। निजीकरण के लाभ तो आपने जाना, निजीकरण की हानि भी जान जाओ। निजीकरण के कारण आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण हो गया, जिससे एकाधिकार को वेग मिला। आर्थिक सत्ता जैसे लग रहा है कि पूरा पावर किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में चला गया और वो व्यक्ति अपने आप को बहुत कुछ आई एम समथिंग समझने लग रहा है। ऐसा बोल सकते हैं हमारे देश में अगर 10-12 गिने चुने नाम दे दूं ना, मुकेश अंबानी, अदानी, बिरला, ये सब ऐसे 10-12 नाम दे दूं ना, जैसा लगता है देश को वही चलाते हैं। हमारे देश में भाव बढ़ता नहीं है, भाव बढ़ाया जाता है। वो लोग की जब इच्छा होगी तो भाव बढ़ा देंगे, वो लोग की जब इच्छा होगी तो भाव क्या कर देंगे, वो लोग बढ़ा देंगे। सरकार एक तरह से उनसे मिली होती है। इस प्रकार से निजीकरण आने से पूरे आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण किसी के हाथों में चला गया है और एकाधिकार को वेग मिला है। निजीकरण से छोटे गृह उद्योगों का विकास उचित ढंग से नहीं हो सका है, मात्र बड़े उद्योगों का ही विकास हुआ है। तो विद्यार्थी मित्रों, निजीकरण से सब बड़े उद्योगों का ही विकास हुआ है। छोटे उद्योग, गृह उद्योग, कुटीर उद्योग, कारखाना उद्योग का विकास नहीं हुआ और छोटे उद्योगों से ही लोगों को रोजगारी मिलती है। अगर छोटे उद्योग होंगे तो ही गरीबी कम होगी। अगर हमारे देश में गरीबी कम क्यों नहीं हो रही? कि छोटे उद्योग है ही नहीं, बहुत कम है, और इतने हैं कि उनके सामने जनसंख्या बहुत ज्यादा है। काम कहाँ से सबको मिलेगा? समझ में आ रहा है ना? और बड़े उद्योगों में काम मिलने के अवसर है नहीं ज्यादा। अंडरस्टूड विद्यार्थी मित्रों? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा, निजीकरण के कारण मूल्य नियंत्रण में वृद्धि नहीं रहे, जिससे मूल्य वृद्धि की समस्या खड़ी हुई है। निजीकरण के कारण जो मूल्य होता है वो नियंत्रण में नहीं रहता है, शेयर मार्केट की तरह भाव बढ़ता रहता है। निजीकरण, आज अगर महंगाई बढ़ रही है, महंगाई है, तो उसका रीजन है निजीकरण। विद्यार्थी मित्रों, आई होप विद्यार्थी मित्रों आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। राइट। तीसरा नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम। पर्यावरण को बचाने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए कौन कौन से आवश्यक कदम उठाए गए उसके बारे में हम जानते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा हेतु स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में पहली बार पृथ्वी परिषद का आयोजन हुआ। यानी सबसे पहले पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे पहले एक वर्ल्ड लेवल की मीटिंग हुई स्वीडन के स्टॉकहोम के शहर में, पृथ्वी परिषद, और इसमें भारत भी था। भारत भी इन वैश्विक उपायों में शामिल है और इस मीटिंग में भारत भी था। राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण जागृति के लिए सरकार ने विभिन्न प्रयास किए। भारत अपने देश के पर्यावरण को बचाने के लिए भारत सरकार ने हर एक तरह से संभवत प्रयास किया
है। जैसे कि भारत सरकार बोलता है देश के जितने भी मुख्य शहर है वो लोग अपने प्रदूषण की जानकारी दो, प्रॉपर जानकारी दो, कौन से शहर में क्या समस्या उसकी प्रॉपर जानकारी दो। हर एक शहर की समस्याओं को अगर हम सॉल्व करते जाएंगे तो पूरा देश अच्छा हो जाएगा। प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की है। भारत के अंदर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई है। इस बोर्ड के तहत अगर कोई भी औद्योगिक इकाइयां प्रदूषण फैलाती है, उससे अगर नुकसान ज्यादा हो रहा है तो ऐसी इकाइयों को बंद किया जाएगा। ठीक है। विश्व भर में 5 जून को हमारे देश में क्या पूरे विश्व में 5 जून को पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। इसीलिए कि जिससे लोगों को ये पता चले कि पर्यावरण क्या है। 1981 में भारत सरकार ने वायु प्रदूषण नियंत्रण धारा लागू किया। इसी धारा के तहत ताजमहल के आसपास की जितनी तेल की रिफाइनरीज कंपनियां थी, जिसके धुओं से ताजमहल का रंग सफेद से पीला पड़ रहा था, कंपनियों को हटाकर बंद कर किसी दूसरे जगह पर शिफ्ट करा दिया गया। इसी कानून के तहत ओजोन स्तर में छिद्र, ओजोन का डिप्लेशन हो रहा है। राइट। परमाणु कचरे का उपयोग बढ़ रहा है। जैसे परमाणु परीक्षण ज्यादा हो रहे हैं तो परमाणु कचरे और परमाणु बम बनाए जा रहे हैं, उससे जो कचरे निकल रहे हैं वो बहुत खतरनाक वायरस होते हैं। इन सबसे जैविक विविधता खराब हो रही है और उसको बनाए रखने के लिए बार बार अलग अलग देशों ने मिलकर समझौते किए हैं। ऐसे समझौते को वैश्विक समझौता कहा जाता है। ठीक है। तो ओजोन का जो क्षय हो रहा है ये कोई आम समस्या नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है। CFC कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग जो एसी में यूज होता है, फ्रिज में यूज होता है, रसायन। राइट। हम तो अपना सुखदायी जिंदगी जी रहे हैं एसी में बैठ के और ठंडा ठंडा पानी पी के, बट इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन के हिसाब से ओजोन का डिप्लेशन हो रहा है। ठीक है। और परमाणु बम बन रहे हैं, परमाणु परीक्षण हो रहे हैं, उससे जो कचरे निकल रहे हैं, ये दोनों पर्यावरण के लिए घातक साबित हो रहे हैं। तो इनसे निपटारा पाने के लिए ही बहुत सारे वैश्विक समझौते किए जा रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 16 का विभाग नंबर C होता है पूरा। आई होप विद्यार्थी मित्रों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, राधे राधे।